नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आईएएस सागा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की लेक्चर सीरीज़ में आज हमारा चौथा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम वैदिक एज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने इस 3 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। आप चाहे तो वो लेक्चर CSC IAS सागा की चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि वैदिक एज हम बोलते किसको है। जो हिंदुइज्म के जो मेजर 4 वेदास हैं, जैसे कि ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, जब ये वेदास कंपोज किए गए थे जिस टाइम पीरियड में, और जिस टाइम पीरियड का ये डिस्क्रिप्शन देते हैं, उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं वैदिक एज। इन जो 4 वेदास से जो बिलोंग करता है जो टाइम पीरियड, उसको बोलते हैं हम वैदिक एज। अब सेकंड बात आती है कि वैदिक एज का टाइम पीरियड कौन सा है। तो जो एक्सेप्टेड टाइम डेट है वो है 1500 BC से लेकर 700 BC तक। वैदिक एज को हम 2 भागों में बांटते हैं। अर्ली वैदिक एज जो बिलोंग करता है ऋग्वेदिक संहिता से, और जो लेटर वैदिक एज हैं वो हैं जो बाकी 3 वेदास हैं, उनका जो टाइम पीरियड है उसको हम लेटर वैदिक एज बोलते हैं। वैदिक पीपल खुद को आर्यन के नाम से बुलाते थे। यहाँ पर आर्यन कोई रेस नहीं है, बल्कि एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है, यानी कि एक लैंग्वेज ग्रुप है जो कि इंडो यूरोपियन की एक ब्रांच है। जो ये ऋग्वेदिक संहिता, जो 4 वेदास हैं, ये सबसे पहले संहितास में लिखे गए, यानी कि केवल इनकी हिम्स लिखी गई। इसके बाद जो नेक्स्ट जो टेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट संहितास के बाद, वो है ब्राह्मणा, जो कि लेटर वैदिक एज के दौरान लिखा गया। ब्राह्मणास में जो रिचुअल्स हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कैसे किस रिचुअल को परफॉर्म करना चाहिए। अरण्यक जो एक अलग टेक्स्ट है, वो उसमें रिचुअल्स की फिलोसॉफिकल डायमेंशंस को एक्सप्लेन किया गया है। वहीं उपनिषद एक दूसरा टेक्स्ट है जिसमें फिलोसॉफिकल डायमेंशंस डिस्कस किए गए हैं, परंतु इसमें सेक्रीफाइसेस पे इतना ध्यान नहीं दिया गया है, यद्यपि वेदास को इसने वैलिड ठहराया है। अब हम बात करते हैं कि अर्ली वैदिक एज की क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अर्ली वैदिक एज, सबसे पहली बात है कि ऋग्वेदिक संहिता के पीरियड को कहते हैं। सेकेंड चीज़ है कि ये जो ऋग्वेदिक अर्ली वैदिक पीपल थे, ये किस एरिया में निवास करते थे। ये बेसिकली सप्त सेंधवा रीजन में निवास करते थे। अब सप्त सेंधवा रीजन कौन सा रीजन है? सप्त सेंधवा रीजन इंडस रिवर, उसकी 5 ट्रिब्यूटरी और सरस्वती नदी के रीजन को बोलते हैं। ऋग्वेदिक संहिता को 10 मंडल में डिवाइड किया गया है, यानी कि 10 उसकी बुक्स हैं। इन 10 बुकों में से जो सेकंड से लेकर 7 तक नंबर तक की बुक हैं, उनको हम सबसे पहले पुरानी बुक्स मानते हैं, और इन बुक्स को फैमिली बुक्स भी कहा जाता है। इन जो बुक्स से रिलेटेड जो टाइम पीरियड हैं, या इनके कंपोजिशन से रिलेटेड जो टाइम पीरियड हैं, उसको हम ट्रू अर्ली वैदिक एज बोलते हैं। उसके अलावा जो बाकी जो 4 बुक्स हैं, फर्स्ट, 8th, 9th एंड 10th, ये जो है ये लेटर एडिशंस हैं जो कि ट्रांजिशन जोन के पीरियड में आते हैं। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट अर्ली वैदिक एज से रिलेटेड ये है कि अर्ली वैदिक एज कॉपर एज थी, ना कि आयरन एज, क्योंकि उस समय आयरन की इंफॉर्मेशन नहीं थी। अब हम बात करते हैं कि लेटर वैदिक एज के क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। लेटर वैदिक एज में जो 3 वेदास हैं उनमें इनका डिस्क्रिप्शन है। सबसे पहला वेदा है सामवेदा। सामवेदा बेसिकली जो ऋग्वेदा है उसमें जो हिम्स और चैंट्स हैं उनको म्यूजिकल ट्यून्स पे सेट करके उनको सिंगिंग के लिए कैसे उनको गाया जाए उस पर ये पूरी जानकारी देता है। यजुर्वेदा जो रिचुअल्स हैं उनका इलेबोरेट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। वहीं अथर्ववेदा जो है वो जो सेक्रीफाइसेस या ऋग्वेदिक रिचुअल्स के अलावा जो फोक ट्रेडिशंस प्रिवेल थे इंडिया में, उनके बारे में डिटेल्स देता है। लेटर वैदिक एज के दौरान आयरन की लोगों को पता चल चुका था, और आयरन का एक्सटेंसिव यूज होता था वीपन्स बनाने में मेनली। जो रामायण और महाभारत की जो कोर स्टोरीज हैं वो भी इसी एज में उनका बेस है।
मैंने पहले बताया कि ब्राह्मणास क्या है। ब्राह्मणास कमेंट्री है रिचुअल्स की परफॉर्मेंस पे कि किस तरीके से रिचुअल्स को किया जाना चाहिए, क्या चीज़ों को फॉलो किया जाना चाहिए, किस तरीके से अल्टार बनाई जानी चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में ब्राह्मणास में डिस्क्रिप्शन है। अब हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल लाइफ में क्या फीचर्स थे, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज में क्या चेंजेस आए। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्ली वैदिक एज में जो पॉलिटी थी वो ट्राइबल थी, यानी कि लोग ट्राइबल ग्रुप्स में रहा करते थे और हर एक ट्राइबल ग्रुप अपने आप में एक पॉलिटिकल ग्रुप था। लेटर वैदिक एज के दौरान ये ट्राइबल कैरेक्टर में थोड़ा गिरावट आई, परंतु ऐसा नहीं था कि ट्राइबल कैरेक्टर नहीं था, ट्राइबल कैरेक्टर फिर भी मेंटेन रहा। इगेलिटेरियन कैरेक्टर था। अर्ली वैदिक एज के दौरान जो पॉलिटी थी वो इगेलिटेरियन थी, क्योंकि किसी भी प्रकार की नोबिलिटी का जन्म नहीं हुआ था, सभी लोग एक बराबर थे पर्टिकुलर ट्राइब के। जबकि लेटर वैदिक एज के दौरान ये इगेलिटेरियनिज्म थोड़ा डिक्लाइन हुआ, क्योंकि एक स्पेशल क्लास ऑफ ऑफिसर्स नोन एज रतनिन, ये जन इनका मेंशन है, जो कि एक हायर स्टेटस एंजॉय करते थे। अब बात करते हैं कि अर्ली वैदिक एज में बहुत सारे डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स भी प्रेजेंट थे, जैसे कि सभा। डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स यानी कि बहुत सारी असेंबलीज अर्ली वैदिक एज के दौरान ऑर्गेनाइज की जाती थी। पहली जो इम्पोर्टेंट असेंबली थी वो है सभा। सभा में बेसिकली जो ब्राह्मणास और जो एल्डर्स थे वो पार्टिसिपेट करते थे। समिति में आम आदमी जो ट्राइब के से में थे वो पार्टिसिपेट करते थे, और ये जो समिति थी ये किंग को इलेक्ट करती थी। विदित जो थी वो एक और असेंबली थी, जिसमें जो कि प्योरली मेल लोगों की असेंबली थी, और ये इसका काम था जो वार के दौरान जो बूटी इकट्ठी की गई है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। परिषद जो है वो उसका काम था जनरल सुपरविजन ट्राइब से रिलेटेड। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो सभा और समिति हैं उसमें अर्ली वैदिक एज के दौरान मेन और वुमेन दोनों पार्टिसिपेट करते थे। वहीं लेटर वैदिक एज के दौरान सभा और समिति की इम्पोर्टेंस बढ़ गई और इनको ट्विन डॉटर्स ऑफ प्रजापति कहा जाने लगा। अगर क्वेश्चन आ जाए यूपीएससी में कि विच आर रेफर्ड एज ट्विन डॉटर्स ऑफ प्रजापति ड्यूरिंग लेटर वैदिक एज, तो पता होना चाहिए आपको। लेटर वैदिक एज के दौरान वुमेन की एंट्री बंद कर दी गई सभा और समिति के अंदर, और विदित जो थी वो डिसअपियर हो गई, क्योंकि इस टाइम पे वार बूटी का कोई रोल नहीं रह गया। अर्ली वैदिक एज के दौरान राष्ट्र का कॉन्सेप्ट एब्सेंट था, क्योंकि लोग नोमेडिक लाइफ जीते थे, तो किसी प्रकार की टेरिटोरियल आइडेंटिटी का तो सवाल ही नहीं उठता। लेटर वैदिक एज के दौरान क्योंकि लोग सेडेंट्री लाइफ जीने लग गए और एक टेरिटोरियल आइडेंटिटी का जन्म हो गया, तो राष्ट्र का भी रेफरेंसेस हमें मिलते हैं। सबसे पहला जो रेफरेंस मिलता है वो है ऐतरेय ब्राह्मणा में हमें मिलता है। अगर हम बात करें बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट की, तो सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट थी ऑर्गेनाइजेशन की वो थी फैमिली। उससे बड़ा था ग्राम। कुछ फैमिलीज मिलके ग्राम बनाती थी और कुछ गांव मिलके विश बनाते थे। विश बेसिकली एक ट्राइब की एक क्लेन है। उसके ऊपर आती थी ट्राइब जन, जिसका हेड होता था जनस्य। पर ये जो जन था ये नोमेडिक ट्राइब्स थी, ये किसी जगह पे सेटल नहीं थी। लेटर वैदिक एज के दौरान जब जन यानी कि जन एक पर्टिकुलर ट्राइब किसी जगह पर सेटल हो गई, तो वो जनपद का जन्म हुआ है, यानी कि ट्राइब का एक डिस्ट्रिक्ट जो आज जनपद बोलते हैं ना, तो वो एक जनपद का जन्म हुआ। तो लेटर वैदिक एज के दौरान जनपद का इमरजेंस हुआ। अब हम बात करते हैं टैक्सेशन सिस्टम का क्या फीचर्स थे। अर्ली वैदिक एज के दौरान केवल बाली नाम का टैक्स लोगों द्वारा दिया जाता था, जो भी एक वॉलंटरी टैक्स था, यानी कि वॉलंटरी ऑफरिंग थी किंग को, कंपलसरी नहीं थी। लेटर वैदिक एज के दौरान बाली को कंपलसरी बना दिया गया और ये बलि साधक इसको कलेक्ट करता था। भागा जो कि लैंड रेवेन्यू था वो भी कलेक्ट किया जाता था लेटर वैदिक एज के दौरान। भोगा सेरिमोनियल गिफ्ट्स जो कि ट्राइब के पीपल किंग को दिया करते थे। और शुल्का जो कि इंडस्ट्री और ट्रेड पे टैक्स लगता था वो भी लिवाई किया जाना लगा लेटर वैदिक एज के दौरान। अगर हम किंगशिप की बात करें तो मोनार्की थी जो कॉमन फॉर्म ऑफ पॉलिटी थी अर्ली वैदिक एज के दौरान, परंतु किंग इस टाइम पे किंग को इलेक्ट किया जाता था ट्राइब के कॉमन लोगों के द्वारा। इस टाइम पे किंग राजा की कोई ज़्यादा पावर नहीं थी, उसकी बेसिक जो उसका काम था वो था युद्ध के दौरान ट्राइब को लीड करना। जबकि लेटर वैदिक एज के दौरान किंग जो था ट्राइब का, उसकी पावर और प्रेस्टीज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। बहुत सारी सेक्रीफाइसल सेरेमनीज किंग्स के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाने लगी, जैसे कि राजसूय सेरेमनी जो कि कोरोनेशन सेरेमनी होती है, वाजपेय सेरेमनी
जो किंग्स के द्वारा अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए की जाती हैं। अश्वमेध सेरेमनी जो बेसिकली टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए की जाती है। लेटर वैदिक एज के दौरान डिवाइन मोनार्की का कॉन्सेप्ट इमर्ज हो गया। ये हमें पता लगता है कि अथर्ववेदा में परीक्षित को अर्धदेवा कहा गया है। परीक्षित कौन था? पांडवों का पोता। अब हम बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी। अर्ली वैदिक एज के दौरान ब्यूरोक्रेसी अर्ली स्टेज ऑफ इवोल्यूशन में थी। केवल 3 प्रकार के ऑफिसर्स मेंशन थे, पुरोहिता, सेनानी एंड ग्रामीणी। वहीं लेटर वैदिक एज के दौरान 16 काइंड ऑफ ऑफिसर्स का जन्म हो गया और जो किंग को असिस्ट करते थे। जुडिशियल लीगल सिस्टम की हम बात करें तो जुडिशियल लीगल सिस्टम अपनी नेसेंट स्टेज में था और कोई किसी प्रकार का कोडिफाइड लॉ नहीं थे, बस जो कस्टम्स और जो थे सोसाइटी के, उसी के आधार पर पूरा सिस्टम चलता था, जुडिशियल सिस्टम। और लेटर वैदिक एज के दौरान ही सेम चीज़ रही, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आया जुडिशियल लीगल सिस्टम में। वहीं हम बात करें स्टैंडिंग आर्मी की तो अर्ली वैदिक एज के दौरान और लेटर वैदिक एज के दौरान दोनों टाइम पे किंग द्वारा कोई भी प्रकार की स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन नहीं की जाती थी। जो ग्रामीणी होता था, मतलब गांव का हेड, वही ट्राइब के लोगों को लीड करता था वार्स एंड बैटल्स के दौरान। वार्स एंड बैटल्स बहुत फ्रिक्वेंट थी अर्ली वैदिक एज के दौरान और मेन जो रीज़न था अर्ली वैदिक एज के दौरान वो था कैटल लिफ्टिंग। कैटल्स के लिए मेनली युद्ध होते थे। हमें पता है बैटल ऑफ 10 किंग्स जो कि भारत और बहुत सारे दूसरी ट्राइब्स के बीच में हुई थी। लेटर एज के दौरान भी वार्स एंड बैटल्स कॉमन थे, परंतु इस टाइम जो रीज़न था वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन था। तो ये हमने पॉलिटिकल चेंजेस के बारे में बात की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सोशल चेंजेस में क्या है अर्ली वैदिक एज से लेटर वैदिक एज के दौरान। अर्ली वैदिक एज में जो सोशल लाइफ थी और ट्राइबल इन कैरेक्टर थी, जो सब कॉमन सी बात है क्योंकि ट्राइब्स बहुत छोटी हुआ करती थी इस समय। लेटर वैदिक एज के दौरान ट्राइबल कैरेक्टर डिमिनिश हुआ, एक ट्राइब दूसरी ट्राइब से उनका इंटरेक्शन बढ़ा और आपस में किसी न प्रकार के रिलेशनशिप स्टार्ट हो गए। एगलिटेरियन कैरेक्टर था, किसी प्रकार के सोशल डिवीजन नहीं थे। लेटर वैदिक एज के दौरान सोशल डिवीजन्स इमर्ज हो गए। नोमेडिक लाइफ थी अर्ली वैदिक एज के दौरान, यानी कि लोग किसी एक घुमंतु थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। लेटर वैदिक एज के दौरान सेडेंट्री विलेज लाइफ का इमरजेंस हो गया। अर्ली वैदिक एज में जो सोशल मोबिलिटी थी, यानी कि वो लिबरल, प्रोग्रेसिव एंड हाई सोशल मोबिलिटी थी, यानी कि लोग अपना वर्ना या फिर सोशल स्टेटस चेंज कर सकते थे आसानी से। जबकि लेटर वैदिक एज के दौरान सोशल मोबिलिटी ग्रेटली रिड्यूस्ड हो गई। लोग किसी प्रकार से अपना प्रोफेशन चेंज नहीं कर सकते थे और उनके प्रोफेशन को बर्थ से लिंक कर दिया गया। अब हम बात करते हैं फैमिली। बेसिक यूनिट थी सोशल ऑर्गेनाइजेशन की, उसका हेड करता था कुलपा। सोसाइटी पेट्रार्कल थी, पैट्रीलिनियल थी एंड पैट्रीलोकल थी और जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता था। सेम सिचुएशन लेटर वैदिक एज के दौरान चलती रही। अर्ली वैदिक एज के एंड में, जब अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज के ट्रांजिशन पीरियड में 4 स्टेज वर्णा का जन्म हुआ, जो कि पुरुष सख्ता हिम में मेंशन्ड है, जो कि 10th मंडल का पार्ट है ऋग्वेदा का। लेटर वैदिक एज के दौरान जो वर्णा सिस्टम था उसने क्रिस्टलाइज फॉर्म ले ली और इस दौरान लोग अपना वेदा चेंज नहीं कर सकते थे, वर्णा चेंज नहीं कर सकते थे। जबकि अर्ली वैदिक एज के दौरान वर्णा सिस्टम तो आ गया था, परंतु वर्णा अपना चेंज किया जा सकता था अपने प्रोफेशन के अनुसार। अगर हम बात करें मैरिज का इंस्टीट्यूशन तो वेल डेवलप्ड था। चाइल्ड मैरिज एब्सेंट थी क्योंकि मैरिज जो एज की थी गर्ल्स की वो 12 से 14 ईयर्स थी। बॉयज़ की मैरिज एज 16 ईयर्स थी। इंटर वर्ना मैरिड अलाउड थी और मोनोगमी थी, यानी कि सिंगल मैरिज नॉर्मल थी, जबकि ऐसी बात नहीं है, पॉलीगेमी भी वहाँ पर प्रैक्टिस की जाती थी। और सेम सिचुएशन लेटर वैदिक एज के दौरान भी कंटिन्यूड रही। अगर हम बात करें वुमेन के स्टेटस की तो अर्ली वैदिक एज के दौरान वुमेन का काफ़ी हाई स्टेटस था। यद्यपि डॉटर की जन्म को डिज़ायर नहीं किया जाता था, परंतु यदि जन्म ले लिया है डॉटर ने तो उसको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट और ऑनर के साथ उसको ट्रीट किया जाता था। वुमेन्स जो हैं अर्ली वैदिक एज के दौरान उनका सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक लाइफ में अच्छा पार्टिसिपेशन था। जो इम्पोर्टेंट जो वुमेन स्कॉलर्स थी जैसे कि अपाला, घोषा, लोपमुद्रा, विश्ववराह अर्ली वैदिक एज के दौरान हुई। लेटर वैदिक एज के दौरान वुमेन का स्टेटस रिड्यूस हो गया। डॉटर का बर्थ को कर्ज की तरह देखा जाने लगा और वुमेन को सभा और समिति में पार्टिसिपेशन उनका बंद कर दिया गया।
स्लेवरी प्रेवलेंट थी अर्ली वैदिक एज तो के और लेटर वैदिक एज दोनों के टाइम पे। और ओरल एजुकेशन का सिस्टम हाईली डेवलप्ड था, बोथ मेन और वुमेन को, बॉयज़ एंड गर्ल्स को एजुकेशन दी जाती थी। और सेम सिस्टम लेटर वैदिक एज के दौरान चलता रहा। अर्ली वैदिक एज में किसी प्रकार का गोत्रा सिस्टम नहीं था, जबकि लेटर वैदिक एज में गोत्रा सिस्टम का इमरजेंस हो गया। और पहली जो रेफरेंस मिलती है वो अथर्ववेदा में मिलती है। लेटर वैदिक एज के दौरान जो एक इम्पोर्टेंट चेंज हुआ वो था कि आश्रमा सिस्टम इमर्ज हो गया। अब आश्रमा सिस्टम क्या होता है? आश्रमा सिस्टम बेसिकली, इसका फर्स्ट रेफरेंस हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। इसमें जो ह्यूमन बीइंग है उसकी लाइफ को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है 25 ईयर्स ईच में। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आता है स्टार्टिंग के 25 साल, उसके बाद नेक्स्ट 25 साल आते हैं गृहस्थ लाइफ के लिए, नेक्स्ट 25 साल आते हैं वनप्रस्थ के लिए, और नेक्स्ट लास्ट के जो फाइनल 25 साल आते हैं वो संन्यास लेने के टाइम होता है। तो इस तरीके से सोशल चेंजेस, हमने बेसिक सोशल चेंजेस के फीचर्स देख लिया जो कि यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। अब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक लाइफ के क्या फीचर्स थे अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज के दौरान। अर्ली वैदिक एज के दौरान जो लाइफ थी वो पैस्टोरल थी, यानी कि लोग कैटल रियरिंग पे निर्भर थे। एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस नहीं किया जाता था, यद्यपि बहुत सारे मेंशन है ऋग्वेदा में के बहुत सारे लास्ट के मंडल्स में, परंतु वो बहुत ही रेयर है। मेन जो एक्टिविटी थी वो पैस्टोरल एक्टिविटी थी। लेटर वैदिक एज के दौरान एक्टिविटी थी एग्रीकल्चर, जो कि डोमिनेंट बन चुकी थी लेटर वैदिक एज के दौरान। और शतपथ ब्राह्मणा में हमें फर्स्ट रेफरेंस मिलता है एग्रीकल्चर का एक्सटेंसिवली। अर्ली वैदिक एज के दौरान काऊ और हॉर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे वैदिक आर्यंस के लिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वेल्थ थी उनकी। लेटर वैदिक एज के दौरान भी काऊ एंड हॉर्स ही इंपॉर्टेंट वेल्थ के रूप में देखा जाता था, पर और लैंड को एक प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह अभी भी इमर्ज नहीं हुई थी। आर्ट एंड क्राफ्ट वेल डेवलप्ड था लेटर वैदिक एज के दौरान और अर्ली वैदिक एज के दौरान, परंतु लेटर वैदिक एज के दौरान लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी शुरू हो गया। वो हमें पता चलता है कि लापिस लजुली के बहुत सारे स्टोन्स गंगा प्लेन्स के आर्कोलॉजिकल साइट से मिलते हैं। और लापिस लजुली हमें पता है कि इंडिया में नहीं होता है, ये अफगानिस्तान में मिलता है, यानी कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में लेटर वैदिक एज के दौरान अच्छा खासा ट्रेड हुआ करता था। अब हम बात करते हैं मोनेटाइजेशन की। अर्ली वैदिक एज के दौरान मोनेटाइजेशन एब्सेंट था, लोग बार्टर सिस्टम का फॉलो करते थे। बार्टर सिस्टम में तो आपको पता ही है, यानी कि एक आइटम का एक्सचेंज दूसरे आइटम के लिए। लेटर वैदिक एज के दौरान ही बार्टर सिस्टम मेनली रहा, यद्यपि कुछ टर्म्स का मेंशन है जैसे कि निष्का एंड सतमाना, परंतु इनका ज़्यादा मतलब नहीं है। ये बेसिकली गोल्ड ऑर्नामेंट्स, निष्का मतलब गोल्ड ऑर्नामेंट्स हुआ करते थे, उनका यूज़ किया जाता था किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए। और सतमाना जो कि सिल्वर ऑर्नामेंट्स थे, प्योर मॉनेटरी यानी कि कॉइन्स का एग्जिस्टेंस नहीं था। सोशल एक्सचेंज की बात करें तो अलग अलग जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो एक दूसरे से, अलग अलग जो वर्णा थे वो आपस में गिफ्ट्स का एक्सचेंज करते थे, जो कि एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। अब हम बात करते हैं कि रिलीजियस लाइफ में क्या चेंजेस हुए अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज के दौरान। अर्ली वैदिक एज तो थी वो सिंपल थी, लिबरल थी और प्रोग्रेसिव थी रिलीजियस डायमेंशन के अनुसार। किसी भी प्रकार के पेसिमिस्ट और एसेटिसिज्म की एब्सेंट थे, कोई प्रकार के प्रेजेंस नहीं थी। वहीं लेटर वैदिक एज के दौरान हम देखें तो जो रिलीजियस लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, कॉस्टली और एलेबोरेट हो गई। बहुत सारे प्रकार के सुपरस्टिशन, पेसिमिज्म और एसेटिज्म रिलीजियस लाइफ में आ चुके थे लेटर वैदिक एज के दौरान। अगर हम बात करें तो अर्ली वैदिक एज के दौरान जो इंडो वैदिक आर्यंस थे वो जो नेचर की फोर्सेस थे उनका पर्सोनिफिकेशन किया करते थे गॉड्स एंड गॉडेसेस के रूप में। और लेटर वैदिक एज के दौरान भी सेम प्रैक्टिस चालू रही। जो रिलीजियस लाइफ थी वो पॉलीथिस्टिक थी, लेटर वैदिक एज के दौरान भी सेम सिचुएशन। हीनोथियस्टिक थी अर्ली वैदिक एज में और लेटर वैदिक एज दोनों में। हीनोथियस्टिक या कैथनोथियस्टिक का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर डे पे किसी पर्टिकुलर डीटी का ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, उसको मेन माना जाता था। जैसे कि अभी भी हम देखते हैं कि बुधवार को गणेश जी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, सोमवार को शिव जी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। वही सिस्टम उस टाइम से फॉलो किया जा रहा था। कल्ट ऑफ डोमेस्टिक हर्थ भी बहुत प्रेवलेंट थी। डोमेस्टिक हर्थ की कल्ट का मतलब है कि जो
किचन की फायर थी उसमें पहली ऑफरिंग दी जाती थी फैमिली के द्वारा, यानी कि अगर घर में खाना बनता था तो जो पहला ग्रास था वो चूल्हे में उसकी ऑफरिंग दी जाती थी। और सेम सिचुएशन लेटर वैदिक एज के दौरान भी रही। अर्ली वैदिक एज के दौरान और लेटर वैदिक एज के दौरान दोनों टाइम पे मेल डाइटीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। फीमेल डाइटीज भी मेंशन्ड है परंतु उनका स्टेटस लो था। हायर स्टेटस किसको दिया गया था? मेल डाइटीज़ को। अर्ली वैदिक एज के दौरान अग्नि, इंद्रा एंड वरुणा मेजर डीटीज थी। वहीं लेटर वैदिक एज के दौरान प्रजापति, ब्रह्मा, रुद्रा और विष्णु को मेन डाइटीज माना जाने लगा। वैदिक रिलीजियस लाइफ का सेक्रीफाइस इंपॉर्टेंट एलिमेंट था और सेक्रीफाइस ही क्रक्स था। इसमें बेसिकली फायर जलाई जाती थी और उसके अंदर ऑफरिंग दी जाती थी और ऐसा माना जाता था कि जो धूमकेतु है यानी कि जो स्मोक गॉड है वो इन ऑफरिंग्स को हेवन में बैठे गॉड्स के पास ले जाता है। सेक्रीफाइसेस कंटिन्यूड रही लेटर वैदिक एज के दौरान, परंतु वो बहुत ज़्यादा एलेबोरेट और कॉम्प्लेक्स हो गई लेटर वैदिक एज के दौरान। हम बात करें तो अर्ली वैदिक एज के पीपल और लेटर वैदिक एज के लोग दोनों ही एनिमल वर्शिप किया जाते थे, मेनली काउ की वर्शिप करते थे। प्रिस्टली क्लास के रोल की बात करें तो अर्ली वैदिक एज के दौरान प्रिस्टली क्लास का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं था। 16 कैटेगरी ऑफ प्रिस्ट मेंशन्ड है, उनमें से ब्राह्मणा एक इम्पोर्टेंट प्रिस्ट था। लेटर वैदिक एज के दौरान प्रिस्टली क्लास की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अर्ली वैदिक एज में हाउस होल्डर जो था उसको भी 17th कैटेगरी का प्रिस्ट माना जाता था। फिलोसफिकल डायमेंशंस की बात करें तो वो अर्ली वैदिक एज के दौरान बहुत ही अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में थे, जबकि लेटर वैदिक एज के दौरान हमें फिलोसफिकल डायमेंशन बहुत ही वेल डेवलप्ड थे। आत्मा, कर्मा, रीबर्थ, इनके बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया गया है, जो कि उपनिषद एक इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है जो बेसिकली इन्हीं चीज़ों को डेडिकेटेड है। आत्मा, ब्रह्मांड, इन सब चीज़ों के बारे में ये फिलोसफिकल डायमेंशन है। अगर हम बात करें तो अथर्ववेदा था, उनमें जो फोक ट्रेडिशंस लेटर वैदिक एज के दौरान डिस्क्राइब किए गए हैं तो वो भी रिलीजियस लाइफ के इम्पोर्टेंट पार्ट थे। अब हम बात करते हैं कि वेदास के अलावा और कौन से इम्पोर्टेंट टेक्स्ट हैं हिंदुइज्म के। पहला जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है वो है पुराणास। पुराणास बेसिकली जो ब्राह्मणिकल स्कॉलर्स थे उनके द्वारा 2nd सेंचुरी से लेकर BC से लेकर 10th सेंचुरी CE के बीच में कंपोज किए गए। बेसिकली 18 मेन महापुराणास हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो है में तो बहुत सारे हैं पर 18 मेन हैं। ये पुराणास हमें जो एंशियंट डायनेस्टीज़ हैं उनकी जेनेलॉजीज के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसके अलावा ये ज्योग्राफी के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देते हैं, बहुत सारे कल्चरल एलिमेंट्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देते हैं। पुराणास को बेसिकली 5 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। सर्गा यानी कि क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, प्रतिसर्गा यानी कि रिक्रिएशन, वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन हुआ और रिक्रिएशन हुआ, मनवंतरा यानी कि पीरियड्स ऑफ वेरियस मनूस, जो वेरियस मनूस हैं उनका जो अलग अलग पीरियड है उनके बारे में मनवंतरास बोले गए हैं। वंशा यानी कि जो गॉड्स और ऋषिस हैं उनकी जेनेलॉजीज के बारे में भी इसमें मेंशन है। वंशानुचरिता यानी कि जो रॉयल डायनेस्टीज हुई एंशियंट टाइम में उनके बारे में भी इसमें मेंशन, जैसे कि वायु पुराण में, विष्णु पुराण में या फिर मत्स्य पुराण में, इनमें जो वेरियस डायनेस्टीज हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अब आपको बेसिक इतना ये नीचे दिया गया है एक इन्फॉर्मेशन युगास के बारे में, ये याद रखने की जरूरत नहीं, बस एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने लिख दिया है कि 1000 महायुगा एक कल्पा के बराबर होता है, जो कि 14 मनवंतरा होता है। जो हमने ऊपर मनवंतरा की बात की है वो। और महायुगा क्या होता है? एक महायुगा का मतलब होता है कृता, त्रेता, द्वापर और कली का एक साइकिल। तो हमने पुराना इसकी बेसिक डिटेल्स देख ली। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है वो है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र टेक्स्ट बेसिकली जो धर्म का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पूरी डिस्कशन करते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार धर्म क्या है? धर्म ये है कि यूनिवर्स जो है वो कुछ नेचुरल लॉज से गवर्न होता है यूनिवर्स, और जो ह्यूमंस के मोरल लॉज हैं वो भी इन नेचुरल लॉज की कॉन्सोनेंस में होने चाहिए, यानी कि इन्हीं की लाइन में होनी चाहिए, इनके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होने चाहिए। धर्मशास्त्र पुरुषार्थ पर जोर देता है, पुरुषार्थ के एलिमेंट पे, जो कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है। इसमें धर्म को इसने प्रेफरेंस दी है, जबकि अर्थशास्त्र में अर्थ को प्रेफरेंस दी है, धर्म के ऊपर रखा गया। धर्मशास्त्र धर्म को टॉप पे रखते हैं और अर्थशास्त्र
अर्थ को टॉप पे रखती है। धर्मशास्त्र के अनुसार धर्म के 3 सोर्स हैं। पहला श्रुति, जो कि वेदास आते हैं जिसमें। नेक्स्ट है स्मृतिस, जिसमें जितने भी स्मृतिस हैं, मनुस्मृति, यज्ञवाल के स्मृति, बृहस्पति स्मृति, बहुत सारी स्मृतिस हैं, वो सब जो कि ह्यूमंस द्वारा लिखी गई थी। श्रुति थी जो भगवान ने बताई थी और सुनी गई थी। उसके बाद तीसरा जो एलिमेंट है सदाचार, जहाँ से जो धर्म का सोर्स है। धर्मशास्त्र जो 4 आश्रमास हैं ह्यूमन लाइफ के, उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं, उन पर जोर दिया जाता है इसके द्वारा। कुछ इंपॉर्टेंट धर्मशास्त्र हैं जैसे कि गृह सूत्र, श्रोत सूत्र, ये धर्मशास्त्र का ही पार्ट है। लास्ट जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है हिंदुइज्म का वो है उपनिषद। टेक्स्ट तो बहुत सारे हैं पर इम्पोर्टेंट टेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं। उपनिषद में जो वैदिक नॉलेज है उसका क्रक्स है। जो वैदिक नॉलेज के क्रक्स को ये कंटेन करते हैं। सबसे जो पुराने जो उपनिषद से उनमें बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद आता है। ये बेसिकली जो उपनिषद हैं ये कर्मा, रीबर्थ, ब्राह्मण, मेडिटेशन, इनके बारे में डिस्कस करता है। उपनिषद वेदास को एक्सेप्ट करते हैं परंतु सेक्रीफाइसेस को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इनका क्या मानना है कि सेक्रीफाइस करने से कुछ भी नहीं होता, असली जो फ़ायदा होता है वो नॉलेज गेन करने से होता है। ब्राह्मण की नॉलेज हमें गेन करनी है, ना कि सेक्रीफाइसेस करने हैं। उपनिषद का जो प्राइमरी गोल है वो है ब्राह्मण का रियलाइजेशन, यानी जो सुप्रीम बीइंग है उसको उस तक पहुंचना नॉलेज के थ्रू। आदि शंकरा एक इम्पोर्टेंट सेंट्स हुए इंडिया की सिविलाइजेशन में, एंशिएंट इंडिया में 8th सेंचुरी एडी के अराउंड, जिन्होंने उपनिषद की जो नॉलेज थी उसको आगे बढ़ाया और फाइनली अद्वैत वेदांता का निर्माण किया। उनके अनुसार, आदि शंकरा के अनुसार, जो ह्यूमन है और ब्राह्मण है उनके वो सेम ही हैं, परंतु बस इतना सा गैप है कि ह्यूमंस जो है वो रियलाइज नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है ब्राह्मण की। अगर वो जिस दिन ह्यूमन ब्राह्मण की नॉलेज प्राप्त कर लेगा तो वो खुद की जो ह्यूमंस हैं वो ब्राह्मण में मिल जाएगा और फाइनल रियलाइजेशन उसको हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने वैदिक एज के बारे में कुछ बेसिक फीचर्स डिस्कस कर लिए। यूपीएससी में अगर आप ये वीडियोस देख लेंगे, खासकर वैदिक एज का और सभी मैंने जो बनाए हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी में गलत होने के चांस नहीं है। पूरे मैंने इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पर लिख दिए हैं और डिस्कस भी कर दिए हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।